तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी के श्रीवास्तव फिजिक्स टीचर सिवान से। जैसा कि आपको पता होगा कि आज अर्थात 1 फरवरी 2021 को बिहार बोर्ड का फिजिक्स का पेपर था। और भाई आज हम इस फिजिक्स के पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं तुरंत। और एक सूचना हम दे ही दें, आपको पता होगा जो बच्चे हमारा क्रैश कोर्स खरीदे थे 2021 के लिए एग्जामिनेशन के लिए, जो भी क्रैश कोर्स खरीदे थे, तो वो लोग एकदम देखते देखते बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया कि सर देखिए आपका हू बहू क्वेश्चन लड़ चुका है। और आप देखेंगे भी कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स से डायरेक्ट लड़ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। भाई ये हम लोग सेट आई डिस्कस करने वाले हैं। सेट आई फिजिक्स का ABCD, सेट ए, सेट बी, सेट डी, इस तरह सेट आई है। फिजिक्स पेपर है बाबू, सेट आई। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में और प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? कौन सी राशि सेम सेम रहती है? बाबू प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ो। R1, R2, R3, तीन प्रतिरोध है, तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ दो। और तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे क्या सेम रहेगा? समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए तीनों का पहला सिरा खास बिंदु ए से, तीनों का दूसरा सिरा खास बिंदु बी से। ये तो पता चल गया बाबू, ये तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों समानांतर क्रम में, क्योंकि तीनों का पहला सिरा ए से, इसका भी पहला सिरा ए से, तीनों का पहला सिरा ए से, तीनों का दूसरा सिरा बी से, बी से, बी से। ये क्लियर है कि ए और बी के बीच ये तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों समानांतर क्रम में जुड़े हैं। तीनों का पहला सिरा ए से है, तीनों का दूसरा सिरा बी से है। तो तुम ए और बी के बीच जितना वोल्टेज लगाओगे, जितना विभवांतर लगाओगे, वही विभवांतर भी तीनों के सिरों के बीच भी पैदा हो जाएगा। क्योंकि बाबू, क्योंकि आप देख सकते हो इस प्रतिरोध का भी, इसका भी तीनों का पहला सिरा इसका और इसका भी पहला सिरा ए से, इसका भी पहला सिरा ए से, तीनों का पहला सिरा ए से है और तीनों का दूसरा सिरा बी ए से है। तो ए और बी के बीच तुम अगर भी विभवांतर लगाते हो तो यही भी विभवांतर R1, R2, R3 तीनों के सिरों के बीच सेम सेम वोल्टेज आएगा। जैसे तुम ए और बी के बीच 5 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो R1, R2, R3 तीनों के बीच 5-5 वोल्ट का विभवांतर होगा। तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर सेम होगा। तो वो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में, जब प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन सी राशि समान होती है? समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सभी के सिरों के बीच का विभवांतर समान होगा। योर राइट ऑप्शन ए। और दूसरा क्वेश्चन है, 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी। क्यों 10⁻³ तो 10⁻³ लिख दिया, और मिली का मतलब होता है, मिली मतलब 10⁻³ हेनरी हो गया। और 10⁻³ है तो 10⁻³ लिख दिए, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी। 10⁻³ और -3 कट जाएगा तो बचेगा केवल हेनरी। हेनरी मतलब 1 हेनरी। तो वो 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी मतलब 10⁻³ मिली हेनरी। राइट ऑप्शन ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है, ध्यान देंगे, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सा सही है? हम जानते बाबू कि किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु टी एवरेज 6 नियतांक लैम्ब्डा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। हमें पता है किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु टी एवरेज जो होता है 6 नियतांक लैम्ब्डा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो टी एवरेज बराबर 1/λ। तो वही टी ए मतलब टी एवरेज बराबर 1/λ। क्योंकि इसमें जो भी है एवरेज लाइफ टाइम ही दिया है, हाफ लाइफ टाइम नहीं दिया है। अगर हाफ लाइफ टाइम रहता तो हाफ लाइफ टाइम का सूत्र होता है टी हाफ बराबर 0.693/λ। ये होता है हाफ लाइफ टाइम। आपको हर जगह एवरेज लाइफ टाइम की बात है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए कौन सा सही है? और वो टी एवरेज लाइफ टाइम ये होता है, नहीं, एवरेज लाइफ टाइम टी एवरेज होता है 1/λ। योर राइट ऑप्शन बी। अब देखिए भाई,
चौथा नंबर क्वेश्चन, भाई चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है। सबको चेक करना है कि ये सही है कि ये सही है। ये बाइनरी है, इस बाइनरी को डेसिमल में बदलो। 1100, ये बाइनरी, इसको डेसिमल में बदले। पहला अंक क्या है 1 गुणे 2 का पावर कितना 1 2 3 4, 4 ठो अंक है तो 3, प्लस दूसरा अंक 1 गुणे 2 के पावर 3 के बाद 2, प्लस तीसरा अंक 0 गुणे 2 के पावर 1, प्लस चौथा अंक 0 गुणे 2 के पावर 0। ये 0, ये 0, 2 के पावर 3 8 और 2 के पावर 2 8 4 12, तो ये हो गया 12 जो डेसिमल नंबर है। हाँ जी 1100 बाइनरी है जो क्या होगा 12, राइट ऑप्शन ए। पांचवा नंबर क्वेश्चन बाबू, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। बाबू मूल गेट, बेसिक गेट कौन होता है। बेसिक गेट होता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। एंड और नॉट, इन तीनों को बाबू बेसिक गेट कहते हैं। तो मूल गेट कौन कौन है, एंड और नॉट, ठीक है। छठा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। बाबू निम्नलिखित में कौन सा आवेशित नहीं है। तो अल्फा कण देखा जाए तो अल्फा कण तो है हीलियम प्लस प्लस, तो ये आवेशित है। इलेक्ट्रॉन भी आवेशित है, बीटा कण भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी आवेशित है। फोटोन, फोटोन आवेशित नहीं है। तो कौन सा आवेशित नहीं है, तो फोटोन। फोटोन बाबू उदासीन होता है, इसीलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर, बाबू सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीले रंग का मान क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीले रंग का मान क्या होता है। और किस कलर के लिए, पीले रंग के लिए कार्बन कलर कोड प्रतिरोध में क्या वैल्यू दिया जाता है। और कार्बन कलर कोड प्रतिरोध के लिए एक ही कुछ चीज़ याद रखिए, बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यहीं से हो जाता है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। बी मतलब ब्लैक, ब्लैक के लिए 0, बी मतलब ब्राउन 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5। तो पीले रंग के लिए, बाबू पीले रंग के लिए कौन सा वैल्यू दिया जाता है। कार्बन कलर कोड प्रतिरोध में येलो कलर के लिए, पीले रंग के लिए 4 अंक दिया जाता है, 4 मान दिया जाता है, राइट ऑप्शन डी। आठवां नंबर, औसत रंग यानी पीले रंग, पीले रंग का अपवर्तनांक के लिए कौन सा चीज़ सही है। बाबू पीले रंग का अपवर्तनांक जो होता है, पीले रंग का अपवर्तनांक म्यू जो होता है लाल और बैगनी के ठीक बीचों बीच होता है। तो पीले रंग का अपवर्तनांक म्यू बराबर म्यू रेड प्लस म्यू वायलेट बाई 2, तो राइट ऑप्शन ए। 9 नंबर देखिए, कह रहा है समानांतर सतह वाली कांच के पट्टी की शक्ति होती है। बाबू ये कांच की एक पट्टी है, कांच की एक पट्टी है जिसका सतह, दोनों सतह ये और ये समानांतर है, तो इसका पावर कितना होगा। बाबू समानांतर सतह के कांच की पट्टी है, कांच की पट्टी पर अगर लंबवत कोई प्रकाश की किरण गिरे तो वो सीधे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा। और वो कहाँ मिलेगा, अनंत पर मिलेगा, यानी ये किरणों को मोड़ ही नहीं पाएगा, मोड़ नहीं पाएगा, तो इसका पावर क्या होगा, 0। फोकस दूरी तो अनंत होगा लेकिन पावर 0 हो जाएगा। तो समानांतर सतह वाली, बाबू समानांतर सतह वाली कांच की एक पट्टी है, उसका पावर क्या है, क्योंकि समानांतर सतह वाले कांच के पट्टी पर लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो वो मोड़ेगा नहीं, अनंत तक किरणें जाएंगी, यानी मोड़ ही नहीं पाएगा, तो उसका पावर क्या होगा 0। 10वां नंबर बाबू, कोणीय विक्षेपण बराबर होता है, और कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर होता है म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, ये कोणीय विक्षेपण होता है। तो कोणीय विक्षेपण थीटा होता है म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, राइट ऑप्शन हो गया ए। अब देखिए 11 नंबर, भाई 11 नंबर कहता है एक खगोलीय टेलीस्कोप के लिए कौन सा सही है। बाबू खगोलीय टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक वो बड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो वस्तु की ओर होता है,
और कम फोकस दूरी का आँख की ओर जो लेंस होता है उसको आई पीस कहते हैं। इट्स योर ऑब्जेक्टिव लेंस, इट्स योर आई पीस, जिसको नेत्रिका कहते हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव होती है और आई पीस की फोकस दूरी एफ आई पीस। बाबू एक खगोलीय टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है, दूसरा आई पीस जिसकी फोकस दूरी कम होती है। तो खगोलीय टेलीस्कोप के लिए कौन सा चीज़ सही है? तो ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ओ इज़ ग्रेटर देन एफ वी, योर राइट ऑप्शन बी। तो ठीक है भाई, एफ ओ इज़ ग्रेटर देन एफ वी, क्योंकि खगोलीय टेलीस्कोप में वो ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ओ ज़्यादा होती है और आई पीस की फोकस दूरी एफ आई पीस कम होती है। 12 नंबर देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? और हवा के लिए एप्सिलॉन आर होता है 1। हवा की अपेक्षिक विद्युतशीलता 1 होती है। राइट ऑप्शन सी। 13 नंबर, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है? बाबू आप पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। ई बराबर एफ बाई क्यू, तो बल एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर हो जाएगा क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? एफ बराबर क्यू ई। लगने वाले बल का मान क्या होता है? एफ बराबर क्यू ई। राइट ऑप्शन ए। ठीक है, भाई अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जी, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या है? ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या है, समतुल्य धारिता क्या है? ये ए और बी के बीच। अच्छा बाबू बोलो तो इस संधारित्र को देखो, तो इस संधारित्र के पहला प्लेट, ये पहले प्लेट और इसके दोनों दूसरे प्लेट, दूसरे पहले और दूसरे दोनों प्लेट को एक साथ एक तांबे के तार से जोड़ दिया गया है। तो तांबे के तार से अगर जोड़ देंगे तो ये अनइफेक्टिव हो जाएगा। अनइफेक्टिव मतलब इसका यूज ही नहीं रह जाएगा। तो ये ख़त्म कर दो, तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या बची? सी ही बची। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी? सी। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई आवेश ही इकट्ठा नहीं हो पाएगा, तो तुल्य धारिता सी हो जाएगी। 15 नंबर देखिए, टी समय तक आई धारा के प्रवाह के कारण आर्क प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? बाबू अगर किसी तार का प्रतिरोध आर है और उससे आई धारा टी समय के लिए बहे, तो ये प्रतिरोध गर्म हो जाता है, इससे हीट निकलता है और इससे निकलने वाला हीट जो होता है, उस हीट का सूत्र होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो हीटिंग इफेक्ट H का सूत्र होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, योर राइट ऑप्शन सी, आई स्क्वायर आर टी। 16 नंबर देखिए बाबू, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। 5 टेस्ला, बाबू टेस्ला किसको कहते हैं? टेस्ला टी जो होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। टेस्ला जो होता है वो किसके बराबर होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा 5, और टेस्ला का मतलब क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन ए। ठीक है भाई, अब देखेंगे भाई 17 नंबर। भाई 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का आरएमएस मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान के बीच क्या संबंध होता है? बाबू हम लोग पढ़े हैं आरएमएस करंट, आई आरएमएस जो होता है वो आई नॉट बाई रूट 2 होता है। आरएमएस करंट जो होता है वो पिक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है। तो आई आर एम एस बरो आई नॉट बाई रूट टू, तो आई नॉट बाई रूट टू को लिख दें 1/√2 इंटू आई नॉट। तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा जी 1/√2। 1/√2 का मान 1.414, एक में 1.414 से भाग दे देंगे 0.707 आई नॉट। तो बाबू दोनों के बीच संबंध क्या है? आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर कहता है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा?
बाबू एक प्रेरक कुंडली है, एक कॉइल है जिसका स्व प्रेरण गुणांक कितना है L। एक कॉइल है जिसका स्व प्रेरण गुणांक L है, तो इससे जब AC बहेगा तो इसका प्रेरणिक प्रतिघात यानी जब इससे AC बहेगा तो ये कितना रुकावट पैदा करेगा। तो हम जानते हैं कि किसी कॉइल का जो प्रतिघात होता है वो होता है ओमेगा L। राइट ऑप्शन बी। अब देखिए भाई 19 नंबर कहता है जी कि शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक के लिए कौन सा संबंध सही है। बाबू हम जानते हैं एवरेज पावर पी एवरेज बराबर होता है, एवरेज पावर पी एवरेज बराबर ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। हम जानते हैं किसी AC सर्किट में लॉस होने वाला एवरेज पावर पी एवरेज बराबर ERMS IRMS इंटू कॉस फाई होता है। पी एवरेज तो पी एवरेज बराबर ERMS इंटू IRMS को क्या कहते हैं, ERMS इंटू IRMS होता है PRMS इंटू कॉस फाई। क्यों, EMF इंटू करंट होता है पावर, तो RMS EMF इंटू RMS करंट PRMS हो जाएगा। तो कॉस फाई बराबर P एवरेज बटा PRMS, यानी शक्ति गुणांक कॉस फाई किसके और होता है, कॉस शक्ति गुणांक कॉस फाई होता है बाबू आप कह सकते हैं माध्य शक्ति और आभासी शक्ति, माध्य शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात। तो बाबू शक्ति गुणांक क्या होता है, यथार्थ माध्य शक्ति, एग्जैक्ट माध्य शक्ति और यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बाबू अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। और कार्बन कलर कोड प्रतिरोध में हरा रंग के लिए क्या कोड दिया जाता है, हरा रंग के लिए क्या मान होता है, इसको याद रखना है। तो बीबी रॉय ऑफ हटा दो, ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तो बी से ब्लैक के लिए 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5। तो हरे रंग के लिए ग्रीन कलर के लिए पाओ मान दिया जाता है 5, तो 5 हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। 20 हो गया भाई। अब देखिए 21 क्या होगा बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल। बाबू चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल क्या होगा। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक विरोध क्यू भी क्रॉस बी होता है। मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक विरोध क्यू इंटू भी क्रॉस बी ये होता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। योर राइट ऑप्शन ए। देखिए भाई 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा सही है। और प्रतिरोधकता के लिए कौन सा सही है, आप पढ़े हो रेसिस्टेंस फार्मूला R बराबर रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस फार्मूला R बराबर रो एल बाई ए, तो प्रतिरोधकता रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर आर ए बाई एल। तो रो बराबर हो जाएगा बाबू आर ए बाई एल, बड़ा एल लिखा है तो बड़ा एल लिख दे रहे हैं। तो रो बराबर आर ए बाई एल, राइट ऑप्शन ए। ओ विभव प्रवणता बराबर होती है विभव प्रवणता मतलब dv बाई डी एक्स। विभव प्रवणता मतलब होता है एकांक दूरी चलने पर विभव में परिवर्तन। मान लो कि dx दूरी चलने पर विभव में dv परिवर्तन हुआ, dx दूरी चलने पर विभव में dv परिवर्तन हुआ, तो एकांक दूरी चलने पर कितना होगा dv बाई डी एक्स। और एकांक दूरी चलने पर विभव जितना बदलता है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता होगा dv बाई डी एक्स। 24 नंबर देखिए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू। विद्युत फ्लक्स साई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। विद्युत फ्लक्स साई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। मीटर और मीटर स्क्वायर कट गया तो वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर, राइट ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए
अब हम लोग देखेंगे भाई 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है संबंध Q बराबर NE में n का मान कौन सा संभव नहीं है। बाबू हम जानते हैं Q बराबर NE क्वांटाइजेशन कंडीशन है। Q बराबर NE को कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। Q बराबर NE, इसमें n हमेशा पूर्णांक होता है, ये दशमलव हो ही नहीं सकता है। n का मान संभव नहीं है। कौन सा संभव नहीं है? 4 तो पूर्णांक है, ये संभव है। 4 संभव है, 8 संभव है, 100 संभव है, लेकिन 4.2 संभव नहीं है, क्योंकि 4.2 पूर्णांक नहीं है, दशमलव संख्या है। तो बाबू Q बराबर NE में n का मान 4.2 नहीं हो सकता है, यही संभव नहीं है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 26 नंबर, एक समानांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा सही है। अब हम देखे हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, एगो प्लस और एगो माइनस। और इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? C बराबर ε0 A/d होता है जी। तो समानांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता क्या होती है? ε0 A/d। राइट ऑप्शन ए। 27 नंबर देखिए, विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है। बाबू किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पावर खर्च होता है, पावर P बराबर होता है V²/R। पावर का सूत्र होता है P बराबर V²/R, वोल्टेज का स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस। तो किसी विद्युतीय परिपथ की शक्ति क्या होती है? और किसी भी परिपथ में खर्च होने वाली शक्ति P बराबर होता है वोल्टेज का स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस। 28 नंबर देखिए भाई, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है धारितीय प्रतिघात। 28 नंबर, धारितीय प्रतिघात। धारितीय मतलब संधारित्र का प्रतिघात क्या होता है। बाबू कोई संधारित्र ले लें, कोई कैपेसिटर ले लें। कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, एगो प्लस एगो माइनस। इस संधारित्र से जब AC बहता है तो ये AC के बहने में कितना रुकावट डालता है? कितना रुकावट? 1/ωc। यही कहलाता है इस संधारित्र का प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात होता है 1/ωc। राइट ऑप्शन डी। 29 नंबर देखिए भाई, XZA का अल्फा क्षय कौन सा निरूपित करता है। बाबू कोई तत्व है XZA कोई तत्व है, इससे अल्फा कण निकले। अगर XZA से बाबू अल्फा कण निकलेगा तो X से दूसरा तत्व बन जाएगा Y, और अल्फा कण निकलेगा। अल्फा कण का मतलब होता है बाबू हीलियम प्लस प्लस। अल्फा कण निकलेगा मतलब हीलियम प्लस प्लस लिखिएगा, और हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो वो XZA कोई नाभिक था, इसमें से अल्फा कण निकला, तो अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या 2 निकल गया। तो अब जो नया तत्व वाई बनेगा उसका परमाणु संख्या Z 2 से कम हो जाएगा, और द्रव्यमान 4 निकल गया, तो 4 की कमी आ जाएगी, A-4। तो ये आपका सही निरूपण है अल्फा कण निकलने के बाद। ठीक है, तो बाबू यही राइट ऑप्शन है, हो जाएगा। XZA कोई नाभिक है। अगर बाबू अल्फा कण निकलता है, 2 4 निकलता है, तो परमाणु संख्या Z में 2 की कमी होगी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। बाबू 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। बहु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों मौलिक कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल है। कौन नहीं है? तो अल्फा कण। ये नहीं है मौलिक कण। तो कौन मौलिक कण नहीं है? नहीं है तो अल्फा कण नहीं है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अब देखिए भाई 31 नंबर। भाई 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, 31 नंबर, टीवी के प्रसारण के लिए कौन सी आवृत्ति परास का यूज होता है। और टीवी के प्रसारण के लिए हम लोग 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को भेजते हैं। तो टीवी के प्रसारण के लिए कौन सी आवृत्ति यूज होती है? 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज। राइट ऑप्शन सी। क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है। बाबू क्षीणता को मापने के लिए वोल्ट सही है। क्यों? जब भी कोई सिग्नल हम भेजते हैं तो सिग्नल जब दूरी पर जाता है तो सिग्नल का स्ट्रेंथ घट जाता है ना जी। और सिग्नल को हम लोग वोल्टेज के फॉर्म में भेजते हैं, हमेशा सिग्नल को हम लोग
इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज के फॉर्म में भेजते हैं तो क्षीणता को कौन सा मात्रक चाहिए बाबू? क्षीणता के लिए या क्षीणता को मापने के लिए वोल्ट मात्रक सही है। राइट ऑप्शन डी। 33 नंबर, एक पी टाइप का अर्धचालक होता है बाबू। पी टाइप या एन टाइप या कोई भी अर्धचालक जो होता है वो अनावेशित होता है। क्यों? पी टाइप का अर्धचालक किस तरह बनता है? जब भी शुद्ध अर्धचालक में बाबू, जैसे सिलिकॉन, ये शुद्ध अर्धचालक है। जब भी शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन में हम क्या करें, पी टाइप का बनाना है तो त्रिसंयोजी तत्व, हम लोग सिलिकॉन में त्रिसंयोजी तत्व डाल दें। कोई भी त्रिसंयोजी तत्व, बोरन, अल्युमिनियम, इंडियम, कोई भी त्रिसंयोजी तत्व डाल दें तो हम लोग त्रिसंयोजी तत्व डाल देते हैं, तभी तो पी टाइप बनता है। तो पी टाइप बनाने के लिए हमको बाबू पी टाइप का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन में हम त्रिसंयोजी तत्व डालेंगे। जो तत्व डाल रहे हैं, अच्छा सिलिकॉन तो खुद उदासीन है, इसमें त्रिसंयोजी तत्व डाल रहे हैं तो ये तो आयन नहीं ना डाल रहे, तत्व ना डाल रहे, तो तत्व डालने से क्या होगा, ये उदासीन ही रहेगा। लेकिन बाबू त्रिसंयोजी तत्व डाल रहे हैं, लेकिन सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, इसमें 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनते हैं, इसमें 3 ही बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, होल हो जाएगा, इसीलिए यह प्लस चार्ज जैसा बिहेव करेगा। लेकिन एक्चुअली ये उदासीन ही होगा क्योंकि हम परमाणु डाल रहे हैं ना कि आयन। तो पी टाइप का अर्धचालक होता है अनावेशित। ठीक है, बहुत अच्छा। अब 33 हो गया भाई। 34 भाई, 34 नंबर कहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? और हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग एम वी आर बराबर होता है एन एच बाई टू पाई। ये बोर का क्वांटाइजेशन कंडीशन है। बोर के सिद्धांत से यही मिलता है, एम वी आर बराबर एन एच बाई टू पाई मिलता है। कह रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग, न्यूनतम सबसे न्यूनतम कब होगा? जब हम पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो कोणीय संवेग सबसे कम होगा, तो n बराबर 1 रख दो। 1 रख दोगे तो 1 इंटू एच बाई टू पाई, तो h बाई टू पाई। तो हाइड्रोजन के परमाणु में सबसे कम इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? एन एच बाई टू पाई, तो n का मान 1 रख दो तो 1 इंटू एच बाई टू पाई यानी h बाई टू पाई। तो सबसे कम कोणीय संवेग एम वी आर जो होगा वो h बाई टू पाई होगा। राइट ऑप्शन सी। 35 नंबर, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है बाबू। दाता मतलब देने वाला मतलब पंच संयोजी होना चाहिए, क्योंकि अर्धचालक में 4 संयोजकता होती है, लेकिन अगर देने वाला चाहिए तो 5 संयोजकता होना चाहिए। तो दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होती है? देने वाले की संयोजकता होती है बाबू 5। ओके, 36 नंबर भी देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है बाबू? प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। 36 नंबर का ए हो जाएगा ना जी। चलिए 36 नंबर का ए हो गया। 37 नंबर कह रहे हैं एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? और सिंपल माइक्रोस्कोप में एक उत्तल लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक उत्तल लेंस होता है। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ है, तो हमको जिस वस्तु को देखना है उसको फोकस के अंदर ही रखते हैं, और फोकस के अंदर रखते हैं ना तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और बड़ा बनता है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जब वस्तु को सिंपल माइक्रोस्कोप के फोकस के अंदर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और बड़ा। ठीक है, आभासी बड़ा और सीधा बनता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए। 38 नंबर देखिए, बाबू 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? बाबू उत्तल लेंस कौन लगाते हैं? उत्तल लेंस तो 40 साल के एज के लोग लगाते हैं। उत्तल लेंस देखिए, अवतल लेंस कौन लगाता है? यंग एज के लोग, 15 16 20 25 साल के एज के लोग अवतल लेंस लगाते हैं। लेकिन उत्तल लेंस कौन लगाता है?
40 साल के एज के लोग, और 40 साल के एज के लोग दूर तो ठीक देखते हैं लेकिन निकट उनको ठीक नहीं दिखाई देता है। दूर का ठीक दिखाई देता है, दूर का ठीक दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक का अखबार 40 साल के व्यक्ति ठीक नहीं पढ़ पाते, यानी उनको दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का तो ठीक दिखता है लेकिन नज़दीक का ठीक नहीं दिखता है, दूर दृष्टिता है उसको। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और 39 नंबर, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? बहु वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होता है म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड बटा म्यू येलो माइनस वन। किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता किसके बराबर होता है? वर्ण विक्षेपण क्षमता बैगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक बटा पीले रंग का अपवर्तनांक माइनस वन। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड बटा म्यू येलो माइनस वन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और 40 नंबर देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है तो कांच में क्या होगा? बहु हम पढ़े हैं अपवर्तनांक म्यू बराबर सी जीरो बटा सी मीडियम। अपवर्तनांक म्यू बराबर सी जीरो बटा सी मीडियम। तो म्यू, कांच का म्यू कितना है? कांच का म्यू दिया है 3/2। 3/2 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल सी जीरो, सी जीरो नहीं कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल सी है। तो म्यू तो दिया है 3/2, निर्वात में प्रकाश की चाल सी जीरो नहीं दिया, सी दिया है बटा सी मीडियम। माध्यम क्या है यहाँ पे? सी ग्लास है। तो यहाँ से अगर सी ग्लास निकालोगे तो सी ग्लास निकालोगे तो सी ग्लास इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू 2c/3, 2c/3, 2c/3। राइट ऑप्शन बी। तो भाई आज हम अभी 40 क्वेश्चन बनाए हैं। तुरंत आपको जो बचा हुआ क्वेश्चन 30 ठो है, उन सब क्वेश्चन को अभी तुरंत डिस्कस कर देते हैं। ओके, थैंक यू।